नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं बड़ी खबर और बड़ी खबर में सबसे पहले बात किसानों की। कृषि कानूनों के खिलाफ महीनों से आंदोलन कर रहे किसान अब 29 नवंबर को संसद की तरफ मार्च करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की 9 सदस्यीय कमेटी ने इस बारे में फैसला लिया है। 29 नवंबर को गाजीपुर बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर से 500 किसान ट्रैक्टरों समेत संसद भवन की तरफ रवाना होंगे, लेकिन इनको रास्ते में अगर कहीं रोका गया तो उन्होंने कहा है कि वो वहीं पर बैठ जाएंगे। इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला। 26 नवंबर को इस किसान आंदोलन के 1 साल पूरे हो जाएंगे। यही वजह है कि आज सिंघू बॉर्डर पर किसानों की यूनियन ने बैठक की, संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें सभी किसान दल मौजूद रहे और ये फैसला लिया गया कि 26 नवंबर को जब 1 साल पूरे हो जाएंगे, उसके 3 दिन बाद यानी 29 नवंबर को 500 किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ गाजीपुर बॉर्डर से और 500 किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ टीकरी बॉर्डर से किसान संसद की तरफ मार्च करेंगे। यानी किसान संगठनों ने फैसला लिया है कि अब वो वक्त आ गया है जब संसद मार्च करने की जो है फैसला लेना है, क्योंकि वही समय है जब संसद सत्र भी शुरू हो जाएगा और कोशिश होगी कि केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाए ताकि जल्द से जल्द तीनों कृषि कानून रद्द हो। ये भी निर्णय लिया गया है कि 26 नवंबर को भारत के सभी राज्य की राजधानियों में सारे किसान, श्रमिक, कर्मचारी, खेतिहर, मजदूर, महिला, युवा, छात्र बड़े पैमाने पर राज्यव्यापी कार्रवाई करें, प्रदर्शन करें, बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन करें। तो कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि सरकार पर दबाव बनाया जाए। पार्लियामेंट मार्च की घोषणा करी है, शांतिपूर्ण रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि पिछली बार जब ये मार्च रखा गया था, दिल्ली मार्च का आह्वान किया गया था, चीज़ें हाथ से निकल गई थी। लाल किले पे हम सब जानते हैं क्या हुआ। तो फिलहाल एक बड़ा फैसला संयुक्त किसान मोर्चा ने लिया है कि अब 29 नवंबर को किसान संसद की तरफ मार्च करेंगे। नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब आपको बताते हैं कि समाजवादी इत्र क्या है। आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में समाजवादी इत्र को लॉन्च किया, जो 22 प्राकृतिक खुशबुओं से बना है। इसकी बोतल का रंग पार्टी के झंडे जैसा है, लाल और हरा। अखिलेश यादव ने सीएम योगी का नाम लिए बिना तंज किया कि अगर ये परफ्यूम उन्हें मिल जाए तो इसकी खुशबू भले न बदल पाए, लेकिन रंग जरूर बदल देंगे। परफ्यूम बनाने वाले समाजवादी पार्टी के एमएलसी पम्मी जैन कन्नौज के इत्र कारोबारी हैं। उनका कहना है कि परफ्यूम बनाने में अखिलेश यादव की राय भी ली गई। जिस दफ्तर में सिर्फ सियासत होती है, वहां आज एक सियासी परफ्यूम भी लॉन्च किया समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। मंच से सबने हाथ उठाकर उसकी बोतल दिखाई। इसकी बोतल का रंग पार्टी के झंडे की तरह लाल और हरा है। एक बहुत अच्छा परफ्यूम बनाया है और जैसा कि उन्होंने कहा, जो महकते हुए जाएंगे उन्हें समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा याद दिलाते हुए जाएंगे। रंग भी लाल हरा रखा है आपने। अगर कहीं दूसरी जगह चली जाए ये बोतल, खुशबू बदल पाए न बदल पाए, लेकिन रंग जरूर बदल देंगे। अखिलेश यादव ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि जब पत्रकार ये परफ्यूम लगाकर उनके पास जाएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि अब किसकी सरकार आने वाली है। जब ये हमारे पत्रकार साथी लगा कर जाएंगे तो समाजवादी खुशबू वहां भी पहुंच जाएगी। वो जान जाएंगे कि कौन आने वाला है। ये सुगंध तैयार करने में ये है। परफ्यूम बनाने वाले पार्टी के एमएलसी और परफ्यूमर पम्मी जैन ने बताया कि इन्हें 2 वैज्ञानिकों ने 4 महीने में तैयार किया है। इसमें 22 प्राकृतिक खुशबुएं हैं और इसके बाद बनने वाले परफ्यूम में 24 प्राकृतिक खुशबुएं होंगी। इन दोनों संख्याओं का सियासी महत्व भी है। और 22 प्राकृतिक खुशबुओं का इसलिए मेल किया गया क्योंकि ये जो उत्तर प्रदेश में सन 2022 में चुनाव आने वाले हैं, ये जो नफरत की दीवार, नफरत की आंधी जो प्रदेश में फैली हुई है, ये समाजवादी इस नफरत की आंधी को खत्म करके प्रेम और भाईचारा की माहौल को बनाने का काम करेगी। साथियों, एक इसके बाद और खुशबू की तैयारी हो रही, जिसमें 24 प्राकृतिक इत्रों का यूज होगा। वो सन 2024 में पूरे देश में जो नफरत की आंधी फैली है उसको भी हटाने का काम करेगा। सियासत में नफरत बहुत है, जहर बहुत है और उसमें खुशबुओं की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन वो खुशबू
शायद परफ्यूम के बजाय नेताओं के आचरण और जबान से ज्यादा आएगी। लखनऊ में कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। केंद्र सरकार ये मानती है कि देश में कोरोना संकट के दौरान कुपोषित बच्चों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ी है। बच्चों में कुपोषण की समस्या पर पीटीआई के एक आरटीआई के जवाब में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बात मानी है, लेकिन जानकारी मंत्रालय के आंकड़ों पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। इस देश में 33 लाख से ज्यादा बच्चों को ठीक से खाना तक नहीं मिलता और 17 लाख से ज्यादा बच्चे बुरी तरह कुपोषित हैं। ये बात महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक आरटीआई के जवाब में माना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फूड कमिश्नर रहे एनसी सक्सेना इस आंकड़े को खारिज करते हैं। उनका कहना है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में देश में अंडरवेट या स्टंटेड बच्चों की संख्या इससे करीब 19 गुना ज्यादा है। इन आंकड़ों से क्या बड़े सवाल खड़े होते हैं कुपोषण को लेकर, क्योंकि ये आंकड़े सरकार की तरफ से पहले भी जारी किए गए कि संख्या कहीं ज्यादा है इससे। देखिए, जो राज्य सरकार आंकड़े भेजते हैं वो बहुत ही बोगस हैं, उन पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। जो रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट्स भेज रही हैं उसके मुताबिक सिर्फ 2% बच्चे ही कुपोषित हैं। जो डेटा भारत सरकार कलेक्ट कराती है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से, NFHS के अलग अलग राउंड से, राउंड 1, 2, 3, 4 तक का डेटा अवेलेबल है सारी स्टेट्स का। वो दिखाता था कि 38% चिल्ड्रेन स्टंटेड हैं, 38% है एवेल्युएटेड डेटा और 2% है रिपोर्टेड डेटा। जब आप रिपोर्ट ही नहीं करेंगे तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। लेकिन ये आंकड़े भी बताते हैं कि बीते एक साल में इस देश में बच्चों में कुपोषण बढ़ा है। नवंबर 2020 में देश में कुपोषित बच्चों की संख्या 9,27,000 थी, जो करीब एक साल बाद 14 अक्टूबर 2021 को बढ़कर 17,76,000 हो गई, यानी करीब 91% की बढ़ोतरी। लेकिन जानकार राज्य सरकारों के इन आंकड़ों को भरोसे लायक नहीं मानते। क्या बड़े सवाल खड़े होते हैं जो ये पोषण ऐप से जो आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं मैल नरिशमेंट पे, कुपोषण पे, क्या बड़े सवाल खड़े होते हैं? देखिए, पिछले साल जो आंगनवाड़ियाँ थी वो बहुत लंबे समय तक बंद रही, ठीक है। तो अगर आंगनवाड़ी बंद है तो उसमें कितने बच्चों का वजन हुआ और कितने बच्चों की लंबाई नापी गई ये भी हमें पता नहीं है। अगर पिछले साल सिर्फ 1 करोड़ बच्चे का वजन हुआ और इस साल 2 करोड़ बच्चों का वजन हुआ तो शायद जो ये बड़ा नंबर आया है उसी की वजह से भी हो सकता है। तो इन आंकड़ों के आधार पे हम कुपोषण की स्थिति के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते एक अथॉरिटी के साथ। आरटीआई में ये खुलासा हुआ है कि सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे महाराष्ट्र, बिहार और गुजरात में हैं। खाद्य विशेषज्ञों के मुताबिक देश में कुपोषित बच्चों की संख्या करोड़ों में है और कोरोना संकट के दौरान बच्चों में कुपोषण की समस्या और गंभीर हुई है। उनके मुताबिक देश में कुपोषण के बारे में सही जानकारी अगले नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में ही सामने आ पाएगी। दिल्ली से पूजा आर्या के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और रफाल की खरीद में फ्रांसीसी वेबसाइट मीडियापार्ट के नए खुलासे के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक बार फिर से बयानबाजी छिड़ गई है। दरसवाल नए सिरे से उठने लगा है कि क्या भारतीय कानूनों की अनदेखी करके रफाल का सौदा किया गया है। फ्रांस की कंपनी मीडियापार्ट ने दावा किया है कि सीबीआई के पास 2018 में ही दसों की तरफ से दलाली दिए जाने के सबूत थे, लेकिन उसने उनकी अनदेखी की। अब कांग्रेस आरोप लगा रही है कि दरअसल ये मामला सीधे प्रधानमंत्री के आदेश पर दबाया गया। क्या आपकी पॉलिटिकल हाई कमांड से किसी की बैठक सुषेण गुप्ता ने कराई? इशारे तो तमाम यही हैं कि बैठक हुई है, तभी तो ये लीपापोती हो रही है, तभी तो सीबीआई डायरेक्टर को आधी रात को हटाया जाता है, तभी तो इतने कागज बरामद होने के बाद भी कोई कार्यवाही सुषेण गुप्ता पर नहीं होती। दिलचस्प यह है कि मीडियापार्ट ने सुषेण गुप्ता की जिस दलाली का हवाला दिया है वह 2013 में दी गई थी, यानी यूपीए के कार्यकाल में। बीजेपी कांग्रेस पर ही कमीशन खोरी का आरोप लगा रही है। डसो एविएशन ने लगभग 7.5 मिलियन यूरोज
अगर हम इसे भारतीय रुपया में कन्वर्ट करें तो लगभग 65 करोड़ रुपीस बैठता है। तो 65 करोड़ रुपीस ये कमीशन के रूप में पे किया गया दसों एविएशन द्वारा, और ये आर्टिकल लिखती है सीक्रेट कमीशन के माध्यम से एक मिडिलमैन को दिया गया है 36 राफेल एयरक्राफ्ट के लिए। और ये पूरा विषय 2007 और 2012 के बीच घटित हो रहा है। इस बीच एनडीटीवी को सीबीआई की चार्जशीट से ही जो दस्तावेज मिले हैं उनसे कई सवाल उठते हैं। उनके मुताबिक ऐसा लगता है जैसे सीबीआई रफाल की जांच पर निष्क्रिय हो गई। ये बात आईडीएस के तत्कालीन मैनेजर धीरज अग्रवाल के बयान से सामने आई है। उन्होंने माना है कि कंपनी बिचौलिए सुषेण गुप्ता से जुड़ी हुई है और इसी की मार्फत दसों का 40% भुगतान गुप्ता की मॉरिशस वाली कंपनी इंटरस्टेलर को गया। अगर ये सच है तो दसों भारतीय कानून के मुताबिक रक्षा सौदों में दलाली की वजह से बैन कर दी जानी चाहिए। ये सवाल उठ रहा है कि क्या इसी वजह से इन सबूतों की सीबीआई ने अनदेखी की। बीजेपी की दलील है कि राफेल मामले पर सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है, लेकिन कांग्रेस की मांग है कि जेपीसी जांच कराकर पूरे मामले में दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। नई दिल्ली से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। पटना में छठ पूजा की विशेष तैयारी की जा रही है। घाटों पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। किसी भी व्यक्ति को कोई तकलीफ न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। पटना के गंगा घाट पर भारी संख्या में श्रद्धालु छठ पूजा करने के लिए जुटे हैं। और इसके अलावा असम की राजधानी गुवाहाटी में भी छठ पर्व की तैयारी हो रही है। बड़ी संख्या में लोग पूजा के सामान की खरीदारी करने बाजार पहुंच रहे हैं।